हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल के ऊपर, आप देखिएगा। एंड मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट्स के वीडियोस हैं सारे हर एक चैप्टर के। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? ये कंसर्न होता है इफिशिएंट एक्विजिशन एंड अलोकेशन ऑफ फंड्स के लिए। मतलब क्या कि पैसा कहाँ से उठाना है एंड उठाने के बाद में जो पैसा मिल चुका है उसका अलोकेशन, मतलब कहाँ पे उस पैसे को लगाना है। दिस इज व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। मतलब पैसा कहाँ से उठेगा और कहाँ पे लगेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस एस्टिमेटिंग रिक्वायर्ड फंड। सबसे पहले क्या करेंगे? रिक्वायरमेंट निकालेंगे, भैया कितने पैसे की जरूरत है। फिर उसको अरेंज करेंगे एंड फिर उसको यूटिलाइज करेंगे जहां पर भी वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव मैनर में यूज किया जा सकेगा। फिर क्या होगा? जो सरप्लस रहेगा उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिंग द सरप्लस बाय इन्वेस्टमेंट। उस सरप्लस को इन्वेस्ट करेंगे, कहां पर करेंगे? जहां से भी बेस्ट पॉसिबल वे होगा या सबसे ज्यादा आरओआई मिल सके वहां पर। इससे क्या होता है कि बिजनेस को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पैसा अरेंज करना है, फिर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है सो दैट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो इसके ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। दैट मीन्स मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ ओनर्स। अगर शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होगा तो ऑटोमेटिकली ओनर्स का भी वेल्थ मैक्सिमाइज होगा एंड शेयर होल्डर्स को ही ओनर ऑफ द कंपनी कहा जाता है। द मेन एम इज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन द मार्केट। ज़्यादा प्रॉफिट होगा एंड बेटर डिसीजन लिए जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा? जो ओनर है उनकी वेल्थ ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगी या ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी। फिर फाइनेंस के फंक्शन या डिसीजंस क्या होते हैं? बेसिकली तीन फंक्शन होते हैं या तीन तरह के डिसीजंस इनको लेने रहते हैं। पहला होता है इन्वेस्टमेंट का, दूसरा फाइनेंसिंग का, तीसरा डिविडेंड का। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो रिलेटेड होता है सिलेक्शन ऑफ असेट्स से, जिसमें फंड्स को इन्वेस्ट करना है एंड चूजिंग द प्रोजेक्ट्स और असेट्स जो मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड कर सके। अगर गलत डिसीजन होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? लॉसेस हो सकते हैं। देन आता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। ये रिलेटेड होता है कंपोजिशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट या कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें डिसाइड किया जाता है कि डेट और इक्विटी का कैसा मिक्सचर रहेगा किसी भी कंपनी के अंदर, और जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के ऊपर और रिस्क को कम करने के ऊपर इसका फोकस होता है। नेक्स्ट आता है डिविडेंड डिसीजन। ये होता है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करेगी तो वो डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को, तो उसका डिसीजन लिया जाएगा। द मेजर अल्टरनेटिव्स आर टू रिटेन अर्निंग्स और टू डिस्ट्रीब्यूट देम। तो सबसे ज़्यादा जरूरी डिसीजन क्या होता है कि या तो पैसे को रोक के रखा जाए एंड जब भी जरूरत पड़ेगी तब काम मिलेंगे, या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए शेयर होल्डर्स में एज डिविडेंड। तो द फर्म मस्ट डिसाइड वेदर टू री इन्वेस्ट, या तो वो री इन्वेस्ट कर दे या फिर शेयर होल्डर्स को वो पैसा दे दे। और ये अफेक्ट करेगा ग्रोथ एंड इन्वेस्टर्स के सेटिस्फेक्शन को, दोनों को। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजंस रहते हैं उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे? पहला आता है आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो है मनी का किसी भी प्रोजेक्ट के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें कैसा है। अगर रेगुलर और हायर कैश फ्लो हो रहा है तो ये अच्छी बात है। इफ इसकी वजह से क्या होगा कि जो फर्म है वो अपने इन्वेस्टमेंट को आसानी से रिकवर कर लेगी और लिक्विडिटी उनके पास में इंश्योर रहेगी। इसका उल्टा अगर हम लोग लें कि कैश का फ्लो कम है तो क्या होगा? फिर कैश का फ्लो अगर कम रहेगा, इनफ्लो कम रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट की रिकवरी देर से होगी और लिक्विडिटी भी कम रहेगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो आरओआई है ये मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी को किसी भी प्रोजेक्ट की। किसके कंपैरिजन में? कॉस्ट के कंपैरिजन में। अगर आरओआई ज़्यादा रहेगा मतलब अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट की, वेर एज आरओआई अगर कम है तो अर्निंग कैपेसिटी कम होगी इन्वेस्टमेंट की। देन फर्म हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेगी जहां पर ऑब्वियस सी बात है, तो कोई फर्म हो या प्रोजेक्ट हो या कोई भी हो, वो वहीं पे इन्वेस्ट करेगा जहां पे कॉस्ट उसकी कम हो, कम से कम हो, प्रॉफिट हो या रिटर्न उसका सबसे ज़्यादा हो। रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क कम से कम होगा वहां पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड हाई रिस्क अगर रहेगा वो हाई रिटर्न दे सकते हैं बट ये सेफ नहीं हो सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है? बैलेंस बना के रखने की कोशिश करती है रिस्क और रिटर्न के बीच में। फिर आता है इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या होता है? ये टेक्निक्स यूज की जाती है टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट लाइक एनपीवी, आईआरआर। इनकी वजह से क्या होता है कि कंपनी कंपेयर कर सकती है डिफरेंट डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस को एंड देन चूज कर सकती है फाइनल प्रॉफिटेबल ऑप्शन को जो कंपनी के लिए फिजिबल भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है कैपिटल बजटिंग के डिसीजन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो ये लॉन्ग टर्म की ग्रोथ जो है उसको इम्पैक्ट करता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस अफेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। राइट इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट सही जगह से किया तो वो कंपनी एक्सपांड भी कर पाएगी और डेवलप भी कर पाएगी। रॉन्ग डिसीजन हो गया तो लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व,
ये जो डिसीजंस रहते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर छोटा सा भी मिस्टेक हो गया तो बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो सारी प्लानिंग बहुत केयरफुली इनको करना रहती है बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी प्रोजेक्ट। रिस्क इन्वॉल्व, ये जो डिसीजंस लेते हैं इनमें अनसर्टेनिटी हमेशा इन्वॉल्व रहती है एंड आप उसको हटा नहीं सकते हैं। मार्केट कंडीशन में चेंज, जैसे आज की ही बात ले लें, इराक ईरान का युद्ध चल रहा था, अच्छी खासी वॉर चल रही है। ट्रंप ने बोला था कि ईरान के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर वो हमला करेगा, तो सारा मार्केट नीचे क्रेश था, निफ्टी वगैरह 500-600 पॉइंट डाउन थी। शाम को 4 बजे उसने बोल दिया भैया हम हमला नहीं करेंगे, तो एसजीएक्स निफ्टी जो है वो 800 पॉइंट ऊपर हो गई। तो ये अनसर्टेनिटीज बनी हुई रहती है, रिस्क इन्वॉल्व रहता है, तो आप पता नहीं चलेगा आपको कि भैया कब क्या कंडीशंस बन सकती है। एंड उसके सबसे ऊपर की बात आती है इरिवर्सिबल डिसीजन। आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, फिर आप उस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आपने कोई एसेट बेच दिया, यहाँ पे जो एग्जांपल दिखा हुआ है, तो आप हो सकता है आपको लॉस हो जाए। सो सारे डिसीजंस जो हैं वो आपको काफी केयरफुली लेने रहेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? सबसे पहले आता है कॉस्ट। कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, मतलब साधारण सी भाषा में इसको अपन लोग बोल देते हैं इंटरेस्ट। तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड जो है या इंटरेस्ट जो है वो अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर क्या होगा, कम पैसा उठाएगा कोई भी जो पर्सन रहेगा वो। लोअर कॉस्ट सोर्स आर प्रीफर्ड बाय कंपनी, या मतलब एक जगह से 10% से मिल रहा है, दूसरी जगह से 7% से मिल रहा है, तो 7% वाला उठाएगा, बिकॉज कंपनी को चाहिए कम पैसे में पैसा मिल जाए या कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाए। रिस्क, डेट इंक्रीजेज फाइनेंशियल रिस्क ड्यू टू फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब अगर आपने कहीं से डेट लिया है, डेट का साधारण अपन बात करें तो लोन लिया है। अब अगर लोन ले लिया है तो लोन में क्या रहेगा कि आपको फिक्स इंटरेस्ट हमेशा पे करना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता है। इक्विटी क्या होती है? लेस रिस्की होती है, बट इसकी वजह से डाइल्यूशन हो जाता है। डाइल्यूशन किसका होता है? कंट्रोल का। मतलब अगर ओनरशिप है किसी पर्सन के पास में और वो शेयर्स वापस से इशू कर देता है तो ओनरशिप स्प्रेड हो जाती है, दूसरे लोगों के पास में ओनरशिप हो जाती है, तो कंट्रोल का डाइल्यूशन हो जाता है जब इक्विटी को और ज्यादा इशू किया जाता है। तो कंपनी ये कोशिश करती है कि रिस्क और रिटर्न के बीच में वो बैलेंस बनाकर रखें। फिर आती है आपकी कैश फ्लो की पोजीशन। फर्म्स विथ स्टेबल कैश फ्लो, या फिर यहाँ पर आप हायर भी लिख सकते हैं। अगर हायर कैश फ्लो रहेगा तो वो लोन ले लेंगे, पैसा आता जाएगा, पे करते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैश का फ्लो ही नहीं है तो फिर पेमेंट कहाँ से करेंगे? तो इरेगुलर कैश फ्लो होगा तो फिर रिपेमेंट करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है या एग्जिस्टिंग ओनर्स ये चाहते हैं कि वो कंट्रोल नहीं देना चाहते हैं, उनको डाइल्यूशन नहीं करना है, अगर डाइल्यूशन नहीं करना है तो वो इक्विटी इशू नहीं करेंगे। और अगर वो चाहते हैं भैया चलो कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डाइल्यूशन हो जाएगा, कंट्रोल दूसरे के हाथों में जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो फिर वो इक्विटी इशू कर देंगे। अगर वो इक्विटी इशू नहीं करना चाहते हैं, इन दैट केस दे हैव टू टेक डेट या फिर लोन। तो कंपनी क्या करती है? सोर्सेस आइडेंटिफाई करती है, देन उसके बाद में वो चूज करती है कि उनको इक्विटी का डाइल्यूशन करना है या नहीं करना है। फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब अगर फंड को रेज करने के टाइम पे जो लीगल कॉस्ट होती है या उनको इशू करने में जो एक्सपेंसेस आते हैं वो ज़्यादा है, फ्लोटेशन कॉस्ट अगर हाई रहेगा तो फिर सोर्स क्या रहेंगे? लेस अट्रैक्टिव हो जाता है। ऐसे केसेस में कंपनी क्या करती है? चीपर ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है और उनको ही वो प्रीफर करेगी। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फर्म्स विद हाई फिक्स्ड कॉस्ट अवॉइड मोर डेट, मतलब ये ज़्यादा लोन लेना प्रीफर नहीं करते हैं। एडिशनल फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्रीजेस, मतलब अगर ये सिंपल सी बात है ना, फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी हाई है, लोन ले लिया, अब लोन ले लिया तो इनका तो इंटरेस्ट पेमेंट की का खर्चा और बढ़ जाएगा, तो ऐसे केसेस में वो लोग और ज़्यादा डेट लेना प्रीफर नहीं करेंगे और वो क्या करेंगे? इक्विटी को ही इशू करेंगे। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, अगर मार्केट की जो कंडीशन है वो अच्छी है तो कंपनी क्या करती है? वो फंड रेज कर सकती है इजीली। लेकिन अगर मार्केट की कंडीशन खराब है, जैसे अभी का टाइम हम लोग बात करें, ये जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है सब तरफ, तो ऐसे केसेस में पुअर कंडीशन है तो फाइनेंसिंग जो रहेगी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, तो सबसे पहले आता है अर्निंग। अगर आप सोचो आपके पास में आपकी कंपनी, आपके पास अर्निंग अच्छी है तो आप प्रॉफिट बांट दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे डिविडेंड। अर्निंग ही नहीं हो रही है, लो अर्निंग है, तो लो अर्निंग है तो फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? या तो कम होगा या फिर होगा ही नहीं। देन आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अर्निंग मतलब क्या? जैसे 4 क्वार्टर होती है और चारों क्वार्टर में मान लो एक क्वार्टर में, लास्ट के क्वार्टर में आपने पॉजिटिव प्रॉफिट शो कर दिया, बाकी के 3 में आपका रिजल्ट नेगेटिव रहा, तो फिर आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी रेगुलर बेसिस पे अर्न करना पड़ेगा। अगर वो रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट अर्न कर रही है देन दे विल डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, इफ नॉट फिर वो नहीं करेगी। कैश फ्लो पोजीशन, डिविडेंड पेड इन कैश, सो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इज इंपॉर्टेंट। इवन प्रॉफिटेबल फर्म्स में नॉट पे डिविडेंड इन कैश ऑफ इनसफिशिएंट, अगर उनके पास में सफिशिएंट पैसा नहीं है या फिर जो कैश का फ्लो है वो इरेगुलर है, इन दैट केस डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है डिविडेंड के डिसीजन में? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी प्लेज अ की रोल, ये आपसे रिफ्यूट एंड डिफेंड के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज,
फर्म्स विद हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर फर्म को ये दिख रहा है कि भैया मैं फ्यूचर में फलानी जगह पे इन्वेस्टमेंट करूंगा या ग्रोथ करूंगा, तो वो क्या करेगी, फिर वो डिविडेंड नहीं देगी, बिकॉज वो रिटेन करके रखेगी अपनी अर्निंग्स को, एंड जो रिटेन अर्निंग रहेगी उनका यूटिलाइजेशन करेगी फर्दर प्रोजेक्ट्स में। दे री इन्वेस्ट प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग देम, और वो डिविडेंड नहीं देके क्या करेगी, री इन्वेस्ट कर देगी। इससे उनको एक्सपेंशन में हेल्प मिल जाती है। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, उनको चाहिए कि भैया स्टेबल और रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड मिलता रहे। अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो क्या होता है, कंपनी ट्राइज टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, उसके बाद में भी कंपनी कोशिश करती है वो कंसिस्टेंसी बना के रखे। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, कुछ शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि उनको रेगुलर इनकम हो, वह कुछ की इच्छा होती है कि ग्रोथ हो, तो कंपनी कंसिडर करती है देयर एक्सपेक्टेशन, दिस अफेक्ट डिविडेंड डिसीजन। मतलब कुछ शेयर होल्डर्स को चाहिए कि भैया डिविडेंड दो, कुछ कहते हैं नहीं भाई कंपनी की ग्रोथ होगी तो शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो भी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अब कंपनी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डिविडेंड के डिसीजन को फिर लेती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन कई सारी कंपनीज वोटिंग भी करवाती है। फिर आती है टैक्सेशन पॉलिसी। हाई टैक्स ऑन डिविडेंड डिस्करेज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर टैक्स डिविडेंड के ऊपर टैक्सेस इंप्लाइड हैं तो फिर टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। कंपनीज में रिटेन अर्निंग इंस्टेड, वो कंपनी क्या करेगी, उसको पैसे को रोक के अपने पास में रखेगी। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, ऐसी फर्म्स जिनको इजी एक्सेस है कैपिटल मार्केट का कैन पे हायर डिविडेंड एंड दे कैन रेज फंड्स लेटर इफ नीडेड, और अगर उनको बाद में रिक्वायरमेंट है, मतलब एक्सेस मतलब जल्दी से वो फंड रेज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, तो अगर वो रेज कर पाएगी तो वो डिविडेंड दे देगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर से पैसा वो उठा लेगी। लीगल रेस्ट्रिक्शंस, कंपनी को क्या है, लीगल रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। दे कैन नॉट पे डिविडेंड फ्रॉम कैपिटल, तो अपनी कैपिटल में से तो वो डिविडेंड देगा नहीं, कहाँ से देगा, प्रॉफिट में से देगा। सो लॉ ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल सेफ्टी मेंटेन रहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, लोन एग्रीमेंट्स में रेस्ट्रिक्ट डिविडेंड पेमेंट, मतलब आपने किसी फर्म से लोन लेके रखा है एंड उसका ये एग्रीमेंट है कि भैया पहले मेरे पैसे दे देना फिर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये रेस्ट्रिक्शन हो गई। तब क्योंकि जब तक आप क्रेडिटर्स का पैसा नहीं दोगे, आपने जिससे उधार पैसा ले रखा है, आपका जो बोरोड फंड है आप उसका पैसा नहीं दोगे और अपने शेयर होल्डर्स की आप इनकम इंक्रीज करवाते जा रहे हो, तो वो कंपनी को तो बुरा लगेगा। तो वो ये चाहते हैं कि आप पहले उनका पैसा चुका दो और फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करो डिविडेंड को अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। फिर आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। तो डिविडेंड का जो डिसीजन है वो अफेक्ट करेगा प्राइसेस इन द मार्केट, किसी भी पर्टिकुलर शेयर का। अगर ज्यादा डिविडेंड देने वाली कोई शेयर है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है, और मार्केट का जो रिएक्शन है वो कंपनी के डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करता है डेफिनेटली। फाइनेंशियल प्लानिंग वाले पोर्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, 2 पार्ट में इस वीडियो को कवर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए रिवीजन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनके भी थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।